नमस्कार दोस्तों, कुंदन मिश्रा एजुकेशन चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एडिटोरिया का जो वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव जो 5000 प्लस क्वेश्चन का जो सेट आया हुआ है मार्केट में, आज हम लोग करने का प्रयास करेंगे। पहला सेट हम लोग कर चुके हैं पिछली वीडियो। जो लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं जाकर पहला सेट 1 कीजिए। आज हम लोग का सेट 2 है, ठीक है। चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 2 जो एडिटोरिया का आया हुआ है। देखिए, वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन 5000 प्लस क्वेश्चन इसमें सॉल्व किया गया है। ठीक है, अब सेट 2 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं कि निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। अनुच्छेद 15 में प्रदत्त मूल अधिकार ए में लिखा हुआ है। बी, अनुच्छेद 16 में प्रदत्त मूल अधिकार। सी, अनुच्छेद 19 में प्रदत्त मूल अधिकार। डी, उपरोक्त सभी। इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। अनुच्छेद 15, 16 और 19, ये जितने भी मूल अधिकार हैं, जो मूल अधिकार है केवल भारतीय नागरिक को ही प्राप्त हुआ है। देखिए, अनुच्छेद 15 जब हम देखेंगे मूल अधिकार अनुच्छेद 15, इसमें ना जाति, धर्म, लिंग, समाज में भेदभाव का निषेध किया गया है कि किसी के साथ हम समाज में ऐसे जो वर्ग है उनके साथ हम किसी प्रकार के भेदभाव नहीं करेंगे। आर्टिकल 15 कहता है। वो आर्टिकल 16 हमें जो 16 जो है, हम लोगों को जो शैक्षणिक संस्थान, हमारे जॉब वगैरह जो गवर्नमेंट जॉब है उसमें आरक्षण देता है, तो आरक्षण के प्रावधान करता है। अनुच्छेद 19 जो है वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रदान करता है कि हम लोग का देश में बोलने का अधिकार है, संगठन बनाने का अधिकार है, अपने व्यवसाय करने का अधिकार है, देश भ्रमण करने का अधिकार है। ये जितने अधिकार इसमें दिए गए हैं अनुच्छेद 19 में, ये केवल जो अधिकार है ये केवल केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है, ठीक है। इसी कारण से डी आंसर सब सही होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 4 साल का होता है। दूसरा, राज्यसभा सदस्य के लिए कम से कम 35 वर्ष आयु होना आवश्यक है। सी, राज्यसभा अस्थायी सदन है लेकिन इसके 1/4 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष पद मुक्त हो जाते हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन गलत है। ठीक है। ए मतलब केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो, डी उपरोक्त सभी। इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। ये तीनों स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकता है। ए 14 दिन, बी 30 दिन, सी 60 दिन, डी 90 दिन। इसका आंसर होगा ए, 14 दिन तक ही रोक सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा जब वो भारत ए एक में लिखा हुआ है कि भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण किया हो या लगातार 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय या न्यायालयों में अधिवक्ता रहा हो। बी, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो। करे उपरोक्त कथन में से कौन सा कथन सही है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न एक और न दो। जो लोग इसका आंसर ए लगा रहे हैं बिल्कुल सही। क्वेश्चन 4 का स्टेटमेंट 1 ही बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट 2 गलत है क्योंकि इसमें एज सीमा कहीं भी उल्लेख नहीं है एज सीमा के बारे में, ठीक है। तो मैक्सिमम एज का तो लिमिट है लेकिन मिनिमम का कोई लिमिट नहीं है कि उसकी कम से कम, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 5 कि वित्तीय आपात उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने महीने के भीतर होने चाहिए। ठीक है। ए ए में लिखा हुआ 1 महीने, बी में लिखा हुआ 3 महीने, सी में 2 महीने, डी में 6 महीने। इसका आंसर होगा सी, 2 महीना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 पे चलते हैं। भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था। ए 1962 में, बी 1963 में, सी 1964 में, बी 1961 में। इसका आंसर होगा बी 1963, 1963 में लाया गया था।
7वां नंबर क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के परिवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? ए अनुच्छेद 37, बी अनुच्छेद 38, सी अनुच्छेद 39, कि डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ए अनुच्छेद 37 में प्रावधान किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में है कि चलैया समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? ए 1987, बी 1991, सी 1992, डी 1998। चलैया समिति का गठन 1991 ईस्वी में किया गया था। इसका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किस क्रांति का संबंध कोको उत्पादन या चमड़ा उत्पादन से है? भूरी क्रांति, बी काली क्रांति, सी धूसर क्रांति, डी गोल्डन क्रांति। देखिए भूरी क्रांति का संबंधी कोको उत्पादन या चमड़ा उत्पादन से होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर क्वेश्चन है कि एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इसे किस प्रकार से जाना जाता है? हॉट मनी, सॉफ्ट मनी, चीप मनी या हॉट मनी? ये भाई यहाँ पर हार्ड मनी है, हार्ड मनी, यहाँ पर हॉट मनी है, बी में सॉफ्ट मनी है और डी में चीप मनी है। इसको हम हॉट मनी कहते हैं। हॉट मनी आता है तुरंत चला भी जाता है। आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 11, गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य एफआरपी अनुमोदित करता है? ए आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति, बी कृषि लागत और कीमतों के लिए आयोग, सी विपणन और निरीक्षण निदेशालय कृषि मंत्रालय, या डी कृषि उपज मंडी समिति। आंसर बताइए आप लोग। इसका आंसर होगा ए आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति ही। एफआरपी जो गन्ना पर ऐसे एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलता है जो हमारे 24 22 20 जो 22 ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसपे एमएसपी दिया जाता है और जो गन्ना पर मिलता है उसको एफआरपी कहते हैं। तो इसको आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति ही अनुमोदित करता है। क्वेश्चन नंबर 12, असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं था? ए सरकारी पदों का त्याग, बी विदेशी माल का बहिष्कार, सी अदालतों का वकीलों द्वारा बहिष्कार, डी सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी। चलिए आंसर आप लोग दीजिए इसका। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर डी होगा क्योंकि ऐसा सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर ऐसा कोई पाबंदी नहीं था। लेकिन उपरोक्त 3 जो कथन है बिल्कुल सही है। 13 नंबर, दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई थी? 30 मार्च 1930, 12 मार्च 1930, 6 अप्रैल 1930, कि 5 अप्रैल 1930। क्वेश्चन नंबर 13। आंसर दीजिए आप लोग। जो लोग आंसर सी लगा रहे हैं बिल्कुल सही। 6 अप्रैल 1930, 12 मार्च 1930 महात्मा गांधी ने अपने सर्वदा जो गुजरात में उनका आश्रम था उस आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ वहां से निकले और 24 दिनों की यात्रा करने के बाद वह 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक बना के और नमक उन्होंने दांडी में गए और नमक बनाया और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। ठीक है। इसका आंसर होगा 6 अप्रैल 1930। क्वेश्चन नंबर 14, गांधी के जीवन काल में घटी निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम सही नहीं है? चौरा चौरी 5 फरवरी 1922, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931, सी पूना समझौता 24 सितंबर 1932, डी भारत छोड़ो आंदोलन 23 मार्च 1942। आंसर बताइए। इसका आंसर ए डी जो है बिल्कुल सही नहीं है, गलत है, इसलिए इसका आंसर डी होगा। क्योंकि भारत छोड़ो जो आंदोलन था ये आंदोलन 8 अगस्त 1942 ईस्वी को स्टार्ट होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है 23 मार्च, इसलिए क्वेश्चन ये जो स्टेटमेंट डी है बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 15, आजाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार कब गठित किया था? 16 अक्टूबर 1943, 21 अक्टूबर 1943, 26 नवंबर 1943, या डी इनमें से कोई नहीं। जो लोग बी लगा रहे हैं बिल्कुल सही,
21 अक्टूबर 1943 को गठन किया हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, सती प्रथा का उन्मूलन किया गया। ए 1828 के नियम 12 के द्वारा, 1829 के नियम 17 के द्वारा, 1828 के नियम 17 के द्वारा कि 1829 के नियम 12 के द्वारा। बताइए, आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिए। जो लोग आंसर सी बता रहे हैं, बी बता रहे हैं, बिल्कुल सही। 1829 के नियम 17 के द्वारा ही सती प्रथा का उन्मूलन किया गया। याद रखिएगा कि वहाबियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है। ए लॉर्ड हार्डिंग प्रथम, बी लॉर्ड एलिंगन प्रथम, सी सर्जन लॉरेंस, की डी लॉर्ड नॉर्थ बुक को जाता है। बताइए। जो लोग आंसर बी बता रहे हैं, बिल्कुल सही, लॉर्ड एलिंगन प्रथम को जाता है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 पर चले। इसमें है कि त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्न में से कौन राजवंश शामिल नहीं था। ए पाल, बी राष्ट्रकूट, सी पल्लव, कि डी प्रतिहार। देखिए, जो त्रिकूटीय जो संघर्ष हुआ था उसमें पल्लव राजवंश शामिल नहीं था, लेकिन ये जो पाल, राष्ट्रकूट, प्रतिहार तीनों शामिल थे। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने के अवशेष मिले हैं। इनमें से शवों के सिर किस दिशा में रखे जाते थे। ए उत्तर, बी दक्षिण, सी पूरब, कि डी पश्चिम। ये तो सबको पता होगा, ए उत्तर इसका बिल्कुल सही आंसर है, करेक्ट आंसर है। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 20, किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म का दो संप्रदायों में विभाजन हो गया। प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति, की चतुर्थ बौद्ध संहिता। चलिए, आप लोग आंसर बताइए इसका। बिल्कुल सही, चतुर्थ बौद्ध संगीति है, जो कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर कुंडल वन में इसका आयोजन हुआ था। उसी के समय ही जो बौद्ध धर्म था दो संप्रदायों में दो संप्रदायों में विभाजित हुआ। एक को महायान, दूसरा को हीनयान कहा गया। ठीक है। अब हम लोग आते हैं 21, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुई। निरंजना, बी पुनपुन, सी ऋजुपालिका, डी भागीरथी। देखिए, जो आंसर सी बता रहे हैं, बिल्कुल सही, ऋजुपालिका नदी के किनारे महावीर स्वामी को जो कैवल्य की ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्वेश्चन नंबर 22, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक निम्न में से कौन है। ए कच्चायन, बी संजय बेल ठिंगपुत्र बेल्ठीपुत्र, सी मलखी मलख मखल्लीपुत्र, डी पूर्ण कश्यप। ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग बताइए। जो लोग आंसर सी लगा रहे हैं, बिल्कुल सही, कि जो आयुक्त संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो उनका नाम था मखल्लीपुत्र। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 में चलते हैं। करें, किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है। ए जहांगीर, बी अकबर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। देखिए, इसका जो आंसर होगा सी होगा, शाहजहां। क्वेश्चन नंबर 24, मुगल काल में मुहतसिब कौन था। मुहतसिब सेना अधिकारी, बी पत्राचार विभाग प्रमुख, सी राजस्व अधिकारी, के डी आचरण अधिकारी। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर होगा डी आचरण अधिकारी। मुहतसिब आचरण अधिकारी था। कह रहे दीवाने अर्ज, 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दीवाने अर्ज किस विभाग से संबंधित था। राजस्व विभाग, दान विभाग, सैन्य विभाग, या पत्राचार विभाग। बताइए, आंसर दीजिए। जो सी लगा रहे हैं, बिल्कुल सही, दीवाने अर्ज था उस सैन्य विभाग से संबंधित था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, 26 नंबर, बसावन व दसवंत किस शासक के दरबारी चित्रकार थे। ए हुमायूं, बी अकबर, सी जहांगीर, डी शाहजहां। क्वेश्चन नंबर 26, जो लोग बी बता रहे हैं अकबर, बिल्कुल सही बता रहे हैं। जो बसावन दसवंत, बसावन और दसवंत इन्हीं के ही दरबारी चित्रकार थे, अकबर के। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। परमाणु विद्युत गृह है, उसका राज्य है नरोरा, उत्तर प्रदेश। क्या लगता है, सही है। बिल्कुल सही है, बी
कुडनकुलम, कर्नाटक। क्या लगता है आप लोग को, सही है? चलिए आगे देखते हैं। सी, काकरापारा और गुजरात, सही है, ठीक है। डी, तारापुर, महाराष्ट्र। देखिए यहाँ पे ए बिल्कुल सही है, सी बिल्कुल सही है, डी बिल्कुल सही है, लेकिन जो कुडनकुलम जो राष्ट्रीय उद्यान है, कुडनकुलम, कुडनकुलम, यह कर्नाटक में नहीं है। ये आंसर बिल्कुल गलत है। ये जानते हैं जो कुडनकुलम कुडनकुलन है, यह तमिलनाडु में है, इसलिए इसका बी आंसर बिल्कुल सही होगा। चलिए, क्योंकि यही सुमिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 हम लोग देखते हैं कि 38वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है? उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया, बी उत्तरी वियतनाम एवं दक्षिणी वियतनाम, सी अमेरिका एवं कनाडा, डी जर्मनी एवं फ्रांस। इसका आंसर होगा ए, जो 38वीं समानांतर रेखा है वो उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया के मध्य स्थित है। क्वेश्चन नंबर 29 हम लोग देखते हैं कि निम्न में से कौन सा एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है? ईंधन का ऊष्मीय मान उच्च होना चाहिए, ए लिखा हुआ है। बी, जलने पर ज्यादा से ज्यादा अवशिष्ट व हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर सी, ईंधन का प्रज्वलन ताप न तो कम न ही ज्यादा होना चाहिए, और डी, इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका आंसर होगा बी, क्योंकि जलने पर ज्यादा से ज्यादा अवशिष्ट और हानिकारक गैसों का उत्सर्जन यह अच्छा ईंधन का गुण नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं, आंसर बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये हो गया 29। अब लोग हमें क्वेश्चन नंबर 30वां, नंबर 30, ठीक है, कि सूची एक और सूची दो को सुमेलित कीजिए। सूची एक, विटामिन बी 7, प्रणाशी अरक्तता होना, विटामिन बी 12 रक्त के थक्का जमने में, विटामिन ई बालों का झड़ना, विटामिन के पांचपन उत्पन्न होना। इनमें से कौन सा सुमेलित है? यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन दिया गया है, तो ऑप्शन को देखिए और समझिए। देखिए इसका आंसर ए होगा, ए बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका, ठीक है। अब देखिए ए जो है ना, विटामिन बी 7, इस ये होगा, विटामिन बी 7 जो होता है वो बालों का झड़ना से जुड़ा हुआ है, ठीक है। जो विटामिन बी 12 है वो प्रणाशी अरक्तता से जुड़ा हुआ है। जो विटामिन ई है, ठीक है ना, वो बांझपन उत्पन्न होने से जुड़ा हुआ है। और जो विटामिन के है, राइट, वो जो रक्त के थक्का जमने में जमने से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाए एक। क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 पे चलते हैं। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की जो इकाई है क्या है? ए स्टीलर मील, बी कॉस्मिक किलोमीटर, सी गैलेक्टिक इकाई, डी प्रकाश वर्ष। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड भी होता है और रिपीट भी होते हैं, लेकिन हम लोग को ध्यान से अटेम्प्ट करना है, क्योंकि तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई पूछ रहा है, न कि निर्वात में प्रकाश की दूरी मापने का पूछ रहा है। बहुत सारा बच्चे जो इसका आंसर डी लगा देंगे, लेकिन डी लगाएंगे फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसका आंसर होगा सी, गैलेक्टिक इकाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं कि निम्न में कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है? ए निकट दृष्टि दोष, बी वनंधता, सी ब्रेन ट्यूमर, के डी घेंगा। आंसर दीजिए। देखिए इसका आंसर होगा बी वनंधता, क्योंकि महिलाएं इस वनंधता के वाहक होती है। उनमें बहुत ही कम होता है, लेकिन पुरुषों में होता है, क्योंकि उन पुरुषों महिलाओं के द्वारा ही फैलता है, लेकिन महिलाएं इसके वाहक के काम करती है, ठीक है ना। तो इसका आंसर होगा बी वनंधता। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 की हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन है, और यह निम्न में से किसका वहन करता है? ए ऑक्सीजन का, बी कार्बन डाइऑक्साइड का, सी नाइट्रोजन का, डी हाइड्रोजन का। इसका आंसर होगा ए ऑक्सीजन का परिवहन करता है। क्वेश्चन नंबर 34, किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है? ए संवहन, बी विशिष्ट ऊष्मा, सी विकिरण, डी गुप्त ऊष्मा। बताइए आप लोग, आंसर दीजिए। देखिए इसकी यही जो होता है ना, इसको कहते हैं हम लेटेंट, देखिए ना, इसको कहते हैं हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं, ठीक है ना। इसका आंसर होगा डी गुप्त ऊष्मा। क्वेश्चन नंबर 35,
निम्नलिखित कोशिका अंगों में से किस में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता? ए केंद्रिका, बी हरित लवक, सी राइबोसोम, डी जीव द्रव्य। आंसर होगा डी जीव द्रव्य। सॉरी, स्क्रीन वहाँ चला गया था, फिर मैंने इसको फिर रिट्राई किया और फिर वापस लाया इसको। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें था जीव द्रव्य। क्वेश्चन नंबर हम लोग 36 देखेंगे कि निम्न में से कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है? ए का अच्छा स्रोत नहीं है। ए मछली का तेल, बी पालक, सी जंतुओं के यकृत एवं गुर्दे, डी आम। इसका आंसर दीजिए। जो लोग आंसर सी लगा रहे हैं बिल्कुल सही, जंतुओं के यकृत एवं गुर्दे विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं माना जाता। क्वेश्चन नंबर 37, सूची एक को दूसरे सम्मिलित करना है, जिसमें लिखा हुआ है प्रतिरोध, विद्युत प्रवाह, बल और पावर। यहाँ पे लिखा हुआ है एम्पियर, न्यूटन, वाट और ओम। ठीक है, देखिए जो बल होता है वो न्यूटन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, सबको पता है। जो प्रतिरोध है ओम से जुड़ा हुआ है। आइए देखते हैं। विद्युत प्रवाह, बल हो गया न्यूटन, सी का दो दो ऑप्शन मिल रहा है हम लोग को यहाँ, बी और सी, बी और डी। ठीक है, अब आते हैं, बल हो गया, अब आ गया प्रतिरोध, चार ए का चार इसमें नहीं है, ए का चार, ए का चार यहाँ पे है। देखिए इसका आंसर क्या होना चाहिए, नॉर्मली गेस करके आपको दो भी पता है ना, आप आंसर इसका दे सकते हैं, लेकिन हम लोग पूरा देखें। विद्युत प्रवाह इसका होता है जो क्वेश्चन बी, समझ रहे हैं? एक होता है विद्युत धारा, एक होता है विद्युत प्रवाह, ठीक है ना। तो विद्युत प्रतिरोध, विद्युत प्रवाह, विद्युत प्रवाह का हो जाएगा एम्पियर, ठीक है। पावर का हो जाएगा वाट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ए प्रतिरोध चार, तो ए का चार, बी में देखिए बी विद्युत धारा, बी का ए, तो बी का ए, ये भी सही है। सी में आइए बल, दो न्यूटन, सी में आइए दो न्यूटन, डी में पावर, डी में पावर का थर्ड वाट। ठीक है, आंसर बी, करेक्ट आंसर हो गया बी। चलिए आगे देखते हैं। धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है? ए सोडियम, बी लिथियम, सी पारा, डी कॉपर। आंसर बताइए। जो लिथियम बता रहे हैं बिल्कुल सही, जो लिथियम होता है वो सबसे कम घनत्व वाला तत्व होता है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं कि प्राकृतिक रबर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए यह एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होते हैं, बी यह एक कृत्रिम बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होते हैं, सी यह एक बहुलक नहीं है और इसमें लोचदार गुण होते हैं, डी यह एक प्राकृतिक बहुलक है लेकिन इसमें लोचदार गुण नहीं होते हैं। आंसर बताइए आप लोग। देखिए जो ये प्राकृतिक रबड़ है ना, यह एक प्राकृतिक बहुलक है, इसमें लोचदार गुण होते हैं। आंसर ए बिल्कुल सही। 40 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन सा तय करता है? ए प्रोटॉन की संख्या, बी न्यूट्रॉन की संख्या, डी इलेक्ट्रॉन की संख्या, डी उपरोक्त सभी। देखिए किसी तत्व का जो रासायनिक गुण होता है ना, इलेक्ट्रॉन की संख्या पर डिपेंड करता है। आंसर सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखिए 41, देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? भागीरथी, अलकनंदा, अलकनंदा, मंदाकिनी, गंगा, अलकनंदा, अलकनंदा। आंसर बताइए आप लोग। देखिए जो जो देवप्रयाग है ना, भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित है। अलकनंदा नदी आ रही है और भागीरथी आके इसमें मिलती है, उसी संगम पर हम लोग देवप्रयाग होता है, जहाँ से गंगा का जन्म होता है। हमारी गंगा माता, जो गंगा माता कहते हैं हम लोग, गंगा जो है उनकी जन्म होता है तो वहीं होता है, देवप्रयाग में होता है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है? ए छत्तीसगढ़, बी झारखंड, सी मध्य प्रदेश, डी पश्चिम बंगाल। इसका आंसर होगा बी मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से कहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? सवाना घास स्थल, बी टुंड्रा बायोम, सी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, डी मैंग्रोव वन। ठीक है,
आंसर देने का प्रयास कीजिए आप लोग। देखिए इसका आंसर होगा सी, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा। कौन इसमें सम्मिलित नहीं है? इसका आंसर होगा बी, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, ये सम्मिलित नहीं। दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि रोहिला राष्ट्रीय उद्यान सम्मिलित क्यों नहीं है? क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश में है, न कि गुजरात में। ठीक है। आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 45, इन निम्नलिखित में से कौन शीत महासागरीय जलधारा नहीं है? बेंगुएला, हम्बोल्ट, लेब्राडोर, अगुल्हास। ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन, आंसर दीजिए। जो लोग आंसर डी लगा रहे हैं बिल्कुल सही। अगुल्हास है जो ना, शीत महासागरीय धारा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? ए गोदावरी, बी कावेरी, सी बेगई, डी कृष्णा। आंसर बताइए। जो लोग कावेरी लगा रहे हैं बिल्कुल सही, कावेरी को है दक्षिण की गंगा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, प्रशांत महासागर क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर किस लिए जाना जाता है? भूकंप के लिए, ज्वालामुखी के लिए, तूफान के लिए है या जंगल की आग के लिए? कूट भी दिया गया इसमें, एक और चार, एक और दो, एक दो और चार, या केवल एक। चलिए आंसर बताइए आप लोग। देखिए जो रिंग ऑफ फायर है ना, वो भूकंप और ज्वालामुखी दोनों के लिए जाना जाता है। आंसर एक और दो राइट आंसर है, और सब थोड़ा सा रॉन्ग है, क्योंकि तूफान से जुड़ा नहीं है रिंग ऑफ फायर, जंगल की आग से जुड़ा नहीं है। ठीक है ना, आंसर भी बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 48 पे चल रहा है। देखिए 48 तक, देखिए 48 में है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तकला मकान चाइना, थार भारत, आटाकामा चिली, गिब्सन अफ्रीका। इसमें से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है ना, इसका आंसर होगा डी, गिब्सन अफ्रीका इसमें सम्मिलित नहीं है। ये जो तीनों है, तीनों के तीनों सम्मिलित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी है, क्या है मतलब इन क्वेश्चन में? ए, एक ही रोजगार में आवश्यकता से अधिक श्रमिकों या व्यक्तियों का होना। बी, श्रमिकों या व्यक्तियों को उनकी योग्यता के अनुसार बहुत निम्न स्तर पर कार्य मिलना। सी, व्यवसाय या रोजगार परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान श्रमिक या कुछ व्यक्ति का कुछ समय के लिए बेरोजगार होना है। डी, उपरोक्त सभी। देखिए इसका आंसर बताइए आप लोग। आंसर जो लोग सी लगा रहे हैं बिल्कुल सही, आंसर होगा डी, सॉरी सी। देखिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 50 नंबर क्वेश्चन है कि एमएसपी के बारे में निम्नलिखित में विचार कीजिए। करें, न्यूनतम समर्थन मूल्य आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा प्रस्तावित की जाती है। बी, न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा अनुमोदित की जाती है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? देखिए सी, दोनों कथन सही है कि न्यूनतम जो एमएसपी होता है वह आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा प्रस्तावित की जाती है, और न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा अनुमोदित की जाती है। ठीक है। 50 क्वेश्चन हम लोग का आज का एक जो सेट था एडोटोरिया का कंप्लीट हो गया। सेट वन मैंने पिछले वीडियो में कंप्लीट करा दिया था। ये हमारा सेट टू था एडोटोरिया का, जो जिसमें 5000 प्लस जीएस का जो क्वेश्चन लाया हुआ है सेट के माध्यम से, तो उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, पूरा का पूरा फाइनल करेंगे, ए टू जेड करेंगे, जिसमें से दूसरा सेट हम लोग का कंप्लीट हो गया। तो चलिए आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में सेट 3 हम लोग कवर करेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।